नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं शर्मा। इस समय अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सवाल उठने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो था कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद काफ़ी लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर के माहौल को समझने की कोशिश की। अजीत डोभाल यहाँ पर आए, बिरयानी खाई, सब पर चर्चा हुई। पर बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार क्या उसका कोई बात की जाए 370 हटा, 35 से हटा, उसके बाद 31 अक्टूबर का दिन आया जब हमें यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, स्टेटहुड हमारे से अधिकार छीन लिया गया। अब उप राज्यपाल ने यहाँ पर आना था, जीसी मुर्मू यहाँ पर आए, भागदौड़ संभाली जम्मू कश्मीर की और कहीं ना कहीं एक अलग पहचान जम्मू कश्मीर को देने की कोशिश भी की। पर फिर 5 अगस्त एक और ऐतिहासिक, अगर कहें कि ऐतिहासिक दिन रहा कि जो हमारे उपराज्यपाल थे वो हटे और उसके बाद एक और उपराज्यपाल हमें जम्मू कश्मीर को मिले, जिनकी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कुछ अलग है। क्योंकि पहले जो थे वो एक ब्यूरोक्रेट थे, जो अब आए हैं वो अगर बात की जाए एक पॉलिटिशियन है और गद्दावर नेता है। एमपी रह चुके हैं और उस पर जितनी चर्चा हमने की थी वो पहले हम कर चुके हैं। पर इस समय बात ये है कि क्या कश्मीर की बात अब चेंज होगा, कश्मीर का एक नया रूप देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे, बात इस पर भी होगी। एक बयान आपने सुना था BVR सुब्रमण्यम साहब का, आज बात उस पर भी होगी। इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि राजीव जंगौल जी हैं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, ब्रिगेडियर रैंक था उनका। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस समय जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, भागदौड़ संभाल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि अगर उनके बैकग्राउंड देखा जाए तो एक ऐसा बैकग्राउंड है जो कि एक गद्दावर नेता का है। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का माहौल जो पहले हुआ करता था, क्या अब चेंज होगा? जहाँ तक गवर्नर साहब के, नए गवर्नर साहब के आने की बात है जी, मेरे आई मीन एज पर मी, मोदी जी और जी ने अपना हुक्म का पत्ता, हुक्म का यक्का फेंका है जी। अगर आप इनके बैकग्राउंड, जैसे आपने खुद बताया कि ये बहुत ही कद्दावर नेता हैं, 3 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं। पिछली सरकार में ये अब यूनियन मिनिस्टर थे, रेलवेज़ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। उस दौरान की इनकी आप कार्रवाई देखें कि रेलवेज़ में इन्होंने क्या क्या बदलाव लाए। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नाउ अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने साथ पॉलिटिक्स का तजुर्बा, एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा और एक परिपक्व सोच लेके आ रहे हैं, जिसकी इस वक्त जम्मू कश्मीर को अत्यंत ज़रूरत है। आकर देखें उन्होंने क्या किया है। आकर जम्मू में अभी पिछले कुछ दिनों में थे, रियासी में गए, रियासी से लेकर पूरा मतलब रजौरी, जम्मू, फिर उधर डोडा भद्रवाह की तरफ भी गए हैं। एक एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने जायज़ा लिया है। अभी तक उनको ये समझ आ गया होगा कि अब जम्मू में जो लोगों को शिकायतें हैं कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे किसी न किसी कारण रुके थे, इन्होंने आते ही फर्स्ट हैंड उन सब का जायज़ा लिया है। तो ऑब्वियसली वो एक अपनी सोच लेके आए हैं, एंड आई एम श्योर इस सोच को वो आगे बढ़ाएंगे, एंड जल्दी ही हमें ये जो सारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं इनको एकदम तेज़ी दिखेगी इसमें। ऑपरेशन क्लियर और ऑपरेशन ऑल आउट दो अलग अलग है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट हम सुनते आए हैं, और अगर बात की जाए रविंद्र रैना जी, ये भी कहीं ना कहीं वो बोलते आए हैं। और अगर बात की जाए किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर चल जाए तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इतने लोगों को या इतने आतंकवादियों को ढेर किया गया, इस सब पर चर्चा हुई। पर ऑपरेशन अब क्लियर भी सुनाई दे रहा है। क्या नाम चेंज हो रहे हैं, या फिर अगर बात की जाए कि काम भी अब कुछ चेंज दिखेगा? मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। ऑल आउट मतलब, आप ऑल आउट से क्या समझते हैं? मतलब आपने पूरा जोर लगा दिया सारे सनर्जी करके। तो हमारे कश्मीर में उस वक़्त 400-450 जितने भी आतंकवादी थे, स्पेसिफिक लीडरशिप टारगेट करिए,
खासकर HM, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि जिसको भी वो कमांडर बनाते हैं, महीना 1.5 महीना एनकाउंटर हो जाता है। हालत ये है, कोई कमांडर बनने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ऑल आउट काफ़ी हद तक सक्सेस रहा है। और कॉकरोच हैं तो शुरू में आप क्या करोगे, यू नो, कुछ छिड़काव करोगे, कोई मशीन लगाओगे, ये कि मोटे तौर पे साफ़ हो जाए। उसके बाद जब मोटे तौर पे साफ़ हो जाएंगे फिर क्या करना है, अगर एक एक जो छेदों में घुसे हैं अब उनके अंदर हिट डाल के मार के निकालना पड़ेगा ना। तो ऑल आउट के बाद ऑपरेशन क्लियर, मतलब अब उतने रह गए हैं जो खुड्डों में घुसे हुए हैं, तो उनको एक एक निकाल के क्लियर करना पड़ रहा है। तो ये ऑपरेशन क्लियर एक नेचुरल एक्सटेंशन है ऑपरेशन ऑल आउट का। इट्स ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑल आउट दिस थिंग। और जिसके अंदर हमें वक्त की बात है दिस थिंग। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे घर में नहीं है, ये कॉकरोच लगातार बगल वाले घर से आ रहे हैं। तो अपना घर तो हम साफ कर लेते हैं बार बार, बगल वाला घर है जहाँ कॉकरोचों की भरमार है और बार बार आते हैं, यहाँ तो हम इसको उस घर को और अपने बीच में कोई मोटी दीवार बना दें या खुद जाके उस घर की भी सफाई करें ताकि वहीं कॉकरोच ना रहें। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। घरों के बीच की दीवार है उसको भी मजबूत कर दिया गया है, और सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट और ऐसे और भी हैं जिनके थ्रू वहाँ जाके भी हम सफाई की काफ़ी बड़ी मुहिम हमने चलाई है। एंड आई एम श्योर कमिंग टाइम में कॉकरोचों का वहाँ से आना हुआ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ चलता चलता एक ये सवाल भी है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डीजीपी दिलबाग सिंह की बात अगर की जाए तो उन्होंने इस बात का क्लियर किया और काफ़ी जनता खुश भी थी कि अब नॉर्थ कश्मीर आतंक फ्री हो गया, मतलब टेरर फ्री हो गया, अब हमें चिंता करने वाली वहाँ से कोई बात नहीं। पर पिछले चंद दिनों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कुछ नज़र आया था कि वहाँ पर भी आतंकी हमले जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या होने की कोशिश है या जो लास्ट दीपक जो ख़त्म होने की कागार पर होता है वो बार बार जगमगाता है कि बस अब मेरे को बचा लो या कुछ भी कर लो, कि वो आपको नज़र आ रहा है? देखिए आपकी बात सही है कि ये दीपक जो एकदम बुझना होता है उससे पहले थोड़ा सा जगमगाता है। जब डीजीपी साहब ने बोला, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि भी बेसिकली साउथ कश्मीर में रह गया, नॉर्थ कश्मीर में ख़त्म हो गया है। पर आप एक चीज़ समझो, आप देखते हो टेररिज्म को इंसिडेंट बेस्ड, इंसिडेंट में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, जब सिक्योरिटी फोर्सेस देखती हैं वो ऐसे नहीं देखती, वो देखती हैं बेस बेस्ड। बेस मतलब जहाँ उनका गढ़ है, बेस है, जहाँ से निकल के वो कार्रवाइयाँ करते हैं। अगर वो साउथ कश्मीर में है, साउथ कश्मीर से की दूरी को उसको मतलब किसी गाड़ी में बैठ के 1.5-2 घंटे में वो नॉर्थ कश्मीर के किसी शहर में आ जाता है, इंसिडेंट करके वापस अपने सिक्योर एरिया में चले जाता है। तो जब नॉर्थ कश्मीर हो गया है मतलब वहाँ पे उनके गढ़ तकरीबन ख़त्म कर, तो इनका बेस अब साउथ कश्मीर रह गया है। हाँ, कभी कभार बीच में साउथ कश्मीर से आके वो 1-2 इंसिडेंट करेंगे और वापस चले जाएंगे। साउथ कश्मीर की भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि साउथ कश्मीर में कैसे बना। अब देखो 2005-6 से पहले साउथ कश्मीर में नहीं था। एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ था सन 2006 में तकरीबन, आई थिंक तब एनसी की गवर्नमेंट थी और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया कि साउथ कश्मीर बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री हो गया है, तो यहाँ फौज की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को दे देना चाहिए। और प्रेशर बनाया गया कि फ़ौज की ज़्यादा ज़रूरत है बॉर्डर्स पे। तो 2006 के आसपास पूरे साउथ कश्मीर में से आर्मी निकाल के आपने बॉर्डर्स पे लगा दी। तो उससे क्या हुआ, साउथ कश्मीर में आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई, बट जो आर्मी की राष्ट्रीय राइफल बटालियंस और ये थे जो उन्होंने 1 दशक से था, वो सारा रातों रात कोलैप्स हो गया, जिसकी भरपाई पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं कर पाई। अब इंटेलिजेंस ग्रिड हमेशा सिक्योरिटी ग्रिड के ऊपर ओवरराइड करता है।
मतलब कि जहाँ इन्फॉर्मर भी आपको वहाँ मिलेगा जहाँ इन्फॉर्मर को अपनी जान की गारंटी है। जब जहाँ नज़दीक से नज़दीक अपनी किसी पोस्ट पे जा सकता है, उसकी जान पे बनना है, जब वो आपने ख़त्म कर दिया तो आपका इंटेलिजेंस ग्रिड ख़त्म हो गया, जिसका नतीजा आपको सन 2010 में दिखा जब एकदम साउथ कश्मीर से पत्थरबाज निकले। हमारी बदकिस्मती रही है कि कई बार कश्मीर में इंसर्जेंसी लास्ट आई थिंक 2002-03 में थी, या बिल्कुल कंट्रोल में आ गई थी, में आ गई थी, पर हुआ क्या, उसको हम फॉलो अप नहीं कर पाए, उसको हम फॉलो अप नहीं कर पाए। ये फॉलो अप जैसे गेम्स में खेलते हैं, फॉलो अप की कार्रवाई बहुत ज़रूरी होती है कि कहाँ जा रहे हैं हम उसके बाद। आई एम श्योर ये नए गवर्नर साहब आए हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पर्सन है, ही विल बी एबल टू डू ए फॉलो अप, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सक्सेस है उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग फॉलो अप। तो उसको ये एक्सप्लॉइट कर पाएंगे बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन। और ये कदम अमित शाह जी और मोदी जी ने बनाया है, जो इनको लाया है, ये फिर कंट्रोल आ जाएगी टेररिज्म, जैसे पहले भी कई बार आई हुई है, पर इस बार पिछली गलतियां हमको नहीं दोहरानी है, हमको थ्रू करना है। फॉलो थ्रू करना पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब खाली कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चाहिए, जम्मू की एस्पिरेशन भी उससे पहले मीट होनी चाहिए। जम्मू के लोगों में आज तक रोष है, आज तक रोष है, हर चीज़ पे रोष है। डोमिसाइल मिल गया, सब कुछ मिल गया, कई लोग अभी भी अलग स्टेट मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इसलिए क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि चाहे 370 हट जाए, अगर हमारा नाम कश्मीर के साथ जुड़ा रहेगा तो हम सेकंड सिटीजन रहेंगे, ये आज नहीं तो कल वापस आएंगे। जब तक ये कंसर्न एड्रेस नहीं होंगे ये रोष बना रहेगा। 5 अगस्त जो ऐतिहासिक फैसला हमने शुरुआती तौर पर जब बात की तो काफ़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया ताकि माहौल मत बिगड़े, माहौल ठीक ठाक बना रहे, बट अब उन पार्टीज़ को वापस भेज दिया गया है। किस तरह से आप करंट सिचुएशन इस समय कश्मीर की फिर देखते हैं? अगर आप वो 100 कंपनियों की बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली विड्रॉ हुई हैं, जिसमें से 40 कंपनीज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की थी और 20 कंपनियाँ ईच BSF, SSB और CISF। नाउ एक्चुअली इनको 5 अगस्त पिछले साल से पहले भेजा गया था। उस वक्त की स्टेटमेंट है, आपको याद है, महबूबा मुफ्ती जी बोल रही थी अगर 370 को कुछ हुआ तो यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमारे फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी भी इससे मिलती जुलती ही स्टेटमेंटें दे रहे थे। 370 भी हट गया, 35A भी हट गया, झंडा उठाने वाले आज भी बहुत हैं और दिन ब दिन नए पैदा हो रहे हैं। पर क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट दे रहे थे और उससे लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पथराव की घटनाएं, टेररिज्म में एकदम इंक्रीज आने का स्कोप मेजर, ये एडिशनल फोर्सेस भेजी गई थी। ना 1 साल हो गया है, जो नहीं हुआ, ये प्रिकॉशनरी फोर्सेस थी। अब इनको वापस देश के दूसरे कोनों में और इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये एक्सपेक्ट करते थे कि आम कश्मीरी उठ खड़ा होगा, ये होगा। आम कश्मीरी इनकी बातें समझ गया है, आम कश्मीरी समझ गया है, इनमें से कोई हमारा सगा नहीं है। इनफैक्ट आज मेरे को बोले, आज कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम है। पॉलिटिकल वैक्यूम इनकी अपनी वजह से है। आज पॉलिटिकल हालात कश्मीर में ये हैं कि किसी भी नॉन पॉलिटिकल फेस को कश्मीर का आवाम स्वीकार नहीं करता, वो उसको नहीं मानता। ये सारे वो लोग हैं जो 2-2, 3-3 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों तक में नहीं गए। इनमें से एक भी आदमी जिसने 2-3 साल में, पिछले 1 साल का बोल सकते हैं जी ये था, तो हट गया, ये था, हम हाउस अरेस्ट में थे। मैं कहता हूँ उससे पिछले 2 साल में देख लो कितनी बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में गए, कोई कॉन्स्टिट्यूंसियों में नहीं गया। जब पथराव चरम सीमा पे था, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाके लोगों को समझा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। सारे अपने अपने घरों में बैठे रहे, एक एक अपने घरों में बैठा रहा। आज ये किस चीज़ की बात करते हैं, किस आवाम की बात करते हैं? ये उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ये इनफैक्ट कभी रिप्रेजेंट नहीं करते थे। कोई इनमें एक भी जो कश्मीर का नॉन पॉलिटिशियन है वो कभी कश्मीर के अवाम को रिप्रेजेंट नहीं किया। 10% वोटिंग, 11%, 12% वोटिंग। भाई बाकी हिंदुस्तान में जो चौथा कैंडिडेट आता है ना, उसको इससे ज़्यादा वोट मिलते हैं।
कई इलाकों में जितने हमारे यहाँ कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, सरपंच ज़्यादा वोट लेते हैं, तो आप इनको कैसे कश्मीर का ये सेल्फ अपॉइंटेड खानदानी रिप्रेजेंटेटिव हैं, खानदानी रिप्रेजेंटेटिव है। और ये बात कहीं ना कहीं लद्दाख के एमपी ने भी आपको सुनाई दे दिया होगा जब ये बोला गया था 6 अगस्त की अगर मैं बात करूं तब ये बात कही गई थी उनके द्वारा। पर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात जिस पर हमने शुरुआती तौर पे बात की थी कि आखिरकार BVR सुब्रमण्यम ने एक बात कही थी कि यहाँ पर अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको करप्शन नजर आएगी। मतलब कि अगर आप एक ईंट को उठा के देखिए तो वहाँ पर आपको करप्शन है। ये बात अगर बात की जाए, सत्यपाल मलिक ने भी जाते जाते कही थी कि यहाँ पर करप्शन ही करप्शन है और मुझे अगर यहाँ से कहीं और भेजा गया तो मैं की करप्शन है। तो आखिरकार अब लगातार करप्शन की बातें हो रही हैं, पहले भी हुई उठी। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही थी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर जो अभी आए हैं मनोज सिन्हा, उनके आने के बाद क्या आपको लगता है जो करप्शन बहुत हाई लेवल की है क्या कम हो सकती है? और सुब्रमण्यम जी का जो स्टैंड इस समय ले रहे हैं वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सुब्रमण्यम जी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं जी। चीफ सेक्रेटरी एक बहुत जिम्मेदार पद होता है। ये पिछले 2 साल से ज़्यादा से चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का में पूरा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और इस वक्त ये नब्ज़ पड़ चुका। अगर वो बोल रहे हैं करप्शन है, ये चीज़ जम्मू कश्मीर में बच्चे को पता है। जम्मू कश्मीर में का तो जन्म ही करप्शन के आधार पे हुआ था जी। जिसको अगर हम बोले कि जम्मू कश्मीर जब बना, जम्मू कश्मीर के बनने का इतिहास, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इतिहास आप देख ले। 1951 में आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, 75 सीट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, 75 की 75 सीटें एक ही पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कैसे? जम्मू में दूसरी पार्टी नहीं थी, कोई इंडिपेंडेंट नहीं था। दुनिया के इतिहास में हुआ है कहीं कि एक पार्टी 100% सीटें ले जाए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दूसरी पार्टी को आपने क्या किया? प्रजा परिषद थी जो बाद में जाकर जनसंघ के बाद में बीजेपी वो मतलब चलता रहा। प्रजा परिषद कम से कम जो नॉमिनेशन जो भरे 15 आदमियों के जब नॉमिनेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिए प्रजा परिषद के पास क्या था? आप नॉमिनेशन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। कश्मीर में जो उनके 40 नुमाइंदे थे जो एनसी के सारे अनअपोज इलेक्टेड हुए हैं। ऐसा इतिहास हुआ है कहीं पे? तो जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ही करप्शन के इतिहास पे बना था। उसके बाद एक के बाद एक परिवार, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। इन सब परिवारों के इतिहास देखिए आप। उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला क्या थे? स्कूल टीचर थे। आज उनके परिवार की प्रॉपर्टी की कोई लिस्ट बनाए, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास? दुबई से लेकर इंग्लैंड तक कहाँ से आया? क्या बिजनेस किया? आपको कोई बताए कि क्या बिजनेस किया उन्होंने? किस बिजनेस से इतना कमा हुआ? तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ही स्टेट की इस लेवल पे थी तो BR स्वामी आज बोल रहे हैं कि करप्शन है, तो हमारा इतिहास ही करप्शन का रहा है। एंड आई एम श्योर अभी जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं इन्होंने इसका सौजन्य लिया होगा एंड इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बहुत लोग डर रहे हैं, उनको डरना भी चाहिए, किसी भी पार्टी के हों। ये सब कुछ गलत किया है, करप्शन करी है, वो डरना चाहिए उनको। इस समय मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी बैकग्राउंड है, किस तरह से आप देखते हैं कि इस समय जितने भी हमारे साथ सटे बॉर्डर्स हैं, चाहे आप IB देख लीजिए, चाहे आप LOC देख लीजिए, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है, टेंशन्स बरकरार हैं, कश्मीर पर इसका कैसा असर पड़ेगा वो आप अगर बताना चाहें। देखिए, वी हैव बीन इन ए स्टेट ऑफ परपेचुअल वॉर। मैं इस पर मतलब पक्का यकीन करता हूँ कि भी आम हिंदुस्तानी माने न माने, पाकिस्तान के साथ हम लगातार जंग की हालात में हैं। पिछले कई दशकों से कभी जंग ओपन हो जाती है,
कभी प्रॉक्सी के थ्रू होती है, कभी इकोनॉमिक हो जाती है। जंग के हालात और स्वरूप बदलते जाते हैं, पर लगातार हम पाकिस्तान के साथ जंग की हालात में हैं। रीसेंट टेंशन्स जो भी बॉर्डर पे हो रही हैं, 370 के हटने के बाद पाकिस्तान बौखला गया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जब अपना हिंदुस्तान की, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप इस हद तक जा सकती है, उनको इनके इरादों पे शक था। खैर एनीवे, वो शक दूर हो गया, शक दूर हो गया। अब बौखलाहट में क्या नहीं सुनी, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं बना। चाइना के पास जाते हैं, भाई साहब आप कुछ मदद करो। चाइना बोलता है यार मैं क्या मदद करूं। उसने भी 1-2 बार सिक्योरिटी काउंसिल में लगाने की कोशिश करी, बाकी सब ने बोला बैठो बैठो चुप चुप चुप, हमको ये बात नहीं करनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे इनको टर्की को छोड़ के और कोई इनसे बात नहीं, इनके सपोर्ट नहीं करता। सऊदी अरेबिया तक ने बोल दिया भैया हमारे तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ना, तुम खुद आतंकवादी हो, दफ़ा हो, कहीं भी जाओ हमारी तरफ से, हमें तुम कुछ लेना देना नहीं है। सो आके क्या करते हैं, हमारे घर गोलाबारी, ठीक है ना। पर उसका भी जब भरपूर जवाब मिलता है, तो कुछ नहीं कर पाते। तो सारी झुंझलाहट बौखलाहट है। जहाँ तक चाइना के साथ सवाल है, चाइना इस वक्त खुद गिरा हुआ है। उसने स्टार्ट तो कर दिया काम, पर अभी साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, ताइवान के साथ क्या हो रहा है, क्वाड बनने से क्या हो रहा है, ये सब आपको अखबारों में आ रहा है, सब कुछ पता है। वो खुद घिरा हुआ है बुरी तरह इस वक्त वो किसी हालत के खिलाफ कुछ एक्टिविटी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात अब ये है, जो BVR सुब्रमण्यम का जो एक स्टेटमेंट सामने आया है कि आखिरकार करप्शन जो है किस लेवल पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। लगातार कोई भी पॉलिटिशियन को एक दूसरे पर पलटवार करने के लिए करप्शन का नाम ज़रूर लेता था, बट क्लियरली ये स्टैंड नहीं ले पाता था कि यहाँ पर करप्शन जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर चल रही है। पर सत्यपाल मलिक जी द्वारा जब ये स्टैंड लिया गया था, तब कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा था कि जो यहाँ पर करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर है। बट अब जब ये स्टेटमेंट आना, वो भी चीफ सेक्रेटरी का, वो खुद बयान करता है कि आखिरकार कितना ज़्यादा करप्शन इस समय नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में और तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। आपको क्या लगता है इस समय कितना कश्मीर का है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आने के बाद, क्योंकि इनका आना किस तरह से करप्शन को ख़त्म कर सकता है या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू परिवर्तन।